गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों। ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हर घर पाठशाला के माध्यम से आप ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं। आशा है कि आपको ये पढ़ाई समझ आ रही है और पसंद आ रही है। आज हम कक्षा 6 हमारे अतीत भाग 1 का पहला अध्याय पढ़ेंगे बच्चों, जिसमें हम जानेंगे कि हमारे अतीत में, अतीत का मतलब हमारा इतिहास में कब, क्या, कहाँ और कैसे कौन कौन सी घटनाएं हुई हैं और उनके जानकारी के क्या क्या स्रोत रहते हैं, उसके बारे में हम जानेंगे। बच्चों, अतीत के बारे में जानना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। अतीत से हम बहुत सारी सीख जो हम वो लेते हैं, अच्छी बातों को ग्रहण करते हैं और बुरी जो घटनाएं हुई हैं उन्हें भविष्य में होने से बचने का प्रयास करते हैं। तो इसलिए अतीत की जानकारियां हमारे लिए, हमारे भविष्य के निर्माण के लिए अति आवश्यक होती हैं। तो आइए जानते हैं कुछ हमारे अतीत की जानकारियां। क्या, कब, कहाँ और कैसे। बच्चों, आपके भी मन में इस तरह के हजारों सवाल उठते होंगे जब भी आप किसी प्राचीन इमारत को देखते होंगे या फिर किसी प्राचीन कहानी को सुनते होंगे। राजा महाराजाओं की कहानियों को जब आप सुनते हैं तो आपके मन में भी ये सब प्रश्न उठना जो है वो लाजमी है कि ये कब हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, कहाँ हुआ। तो ये सब जानकारियां हमें कैसे मिलती हैं, कहाँ से मिलती हैं, उसके बारे में आइए जानते हैं। राशिदा एक लड़की है, बैठी बैठी अखबार पढ़ रही थी, तभी उसकी निगाह जो है वो हेडलाइंस पर पड़ी और उसमें लिखा था 100 साल पहले। तो वे सोचने लगी कि ये कोई कैसे जान सकता है इतने वर्षों पहले क्या हुआ था, कैसे पता लगाएं। यह जानने के लिए कल क्या हुआ था आप लोग टीवी, रेडियो या समाचार पत्र का सहारा ले सकते हैं। साथ ही यह जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ था, तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जिसे कि उस समय की याद हो, स्मृति हो। लेकिन अगर बहुत सारे वर्ष पहले की अगर बात जाननी हो तो उसके लिए हमें किन किन स्रोतों का सहारा लेना पड़ता है, उसके बारे में हम देखते हैं। अतीत के बारे में हमें हम क्या क्या जान सकते हैं। बच्चों, इतिहास के बारे में या अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है। जैसे हम जान सकते हैं कि उस जमाने के लोग जो थे वो क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। हम शिकारियों, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कारीगरों, संगीतकारों और वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में भी जानकारियां हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय के बच्चे जो है वो कौन कौन से खेल खेलते थे, कौन कौन सी कहानियां सुनते थे, कौन से नाटक खेलना या देखना उनको पसंद था, या फिर वे कौन कौन से गीत गाते थे। लोग कहाँ रहते थे, इसके बारे में जानकारी। बच्चों, मानचित्र 1 पर आप दृष्टि दौड़ाएंगे जो कि पृष्ठ संख्या 2 पर है। उसमें नर्मदा नदी का पता लगाइए। कई लाखों बरस पहले
लोग इस नदी के तट पर रहा करते थे और यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे जो कि आसपास के जंगलों से विशाल संपदा से परिचित थे और अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों और जंगल के अन्य उत्पादों को भी वहीं से संग्रहित कर लेते थे। वे जानवरों का शिकार भी करते थे। अब तुम उत्तर पश्चिम के सुलेमान और किरत पहाड़ियों का भी पता लगाइए। इस क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहां लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले जो था वो गेहूं तथा जौ की फसलें जो थी वो उपजाई थी। उन्होंने भेड़, बकरी तथा गाय बैल जैसे पशुओं को भी पालतू बनाना शुरू कर दिया था। ये लोग जो थे वो गांवों में रहते थे और उत्तर पूर्व में गौर तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का भी पता लगाइए। ये कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां कृषि का विकास शुरू हुआ था, जहां लगभग सबसे पहले जो था वो चावल उपजाया गया और वे स्थान जो है वो विंध्य के उत्तर में स्थित है। तो बच्चों, इस मानचित्र को आप ध्यान से देखिए। इसमें भारत की सभी नदियों का विस्तृत विवरण जो है वो दिया गया है। अगर हम उत्तर की बात करें, सबसे ऊपर हमारे जम्मू कश्मीर में झेलम नदी, उसके बाद चिनाब नदी जो कि हमारे हिमाचल से ही निकलती है या आरंभ होती है, चंद्रभागा जिसका नाम है, बाद में वो जम्मू कश्मीर में प्रवेश करती है। इसके बाद रावी नदी और उसके बाद ब्यास नदी, सतलुज नदी इत्यादि जो है वो नदियां आगे सारी इकट्ठी होकर पाकिस्तान में चली जाती हैं और पाकिस्तान में पांचों नदियां इकट्ठी होती हैं और वे सिंध नदी का निर्माण करती हैं या सिंधु घाटी का भी निर्माण करती हैं। इसके बारे में आप और भी विस्तार से जान सकते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे यमुना नदी, गंगा नदी, चंबल नदी, सोन नदी, और अगर आप दक्षिण की ओर थोड़ा सा जाएं तो आप नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, जिन्हें कि मैं हाईलाइट करके आपको दिखाता हूं। ये आपकी नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, गोदावरी, महादेवी, गंगा, सोन और यमुना नदी, चंबल नदी इत्यादि नदियां जो है वो दी गई हैं। ऊपर आपने ये झेलम नदी, चिनाब, रावी आदि के बारे में पढ़ा। इसके बाद अगर दक्षिण भारत में जाएं तो आप नर्मदा नदी, इसके बाद आपने गोदावरी, कृष्णा, तुंगभद्रा और कावेरी नदियों के बारे में जान सकते हैं। पूर्व की अगर बात की जाए तो पूर्व की सबसे बड़ी नदी जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी है, जो कि चीन से होती हुई भारत में प्रवेश करती है। तो बच्चों, इस तरह से आप इस भारत की नदियों का भी विस्तृत अध्ययन कर सकते हैं। यही हमारे सभ्यताओं के विकास के मुख्य केंद्र रही हैं। नदियां, नदी घाटियों के पास हमें या पुराने जमाने से ही लोगों को जो है वो पीने का पानी, सिंचाई के लिए पानी, पशुओं के लिए पानी जो है वो उपलब्ध होता था, तथा साथ में नदियों के पास जो भी जमीन होती थी वो बहुत उपजाऊ होती थी, जो कि हमारी फसलों के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होती थी। इसलिए सबसे ज्यादा बस्तियां आज भी और पुराने जमाने से ही, अतीत से लेकर ही सबसे ज्यादा बस्तियां जो है, ये शहर जो है वो नदी के किनारों पर ही बसे हुए हैं। आप भी कुछ एक अपने आसपास के शहरों पर नजर दौड़ाएं तो आप देखेंगे कि बहुत सारे शहर जो हैं वो हमारे या कस्बे नदी घाटियों के पास या नदी नालों के पास ही बसे हुए हैं।
अगर जैसे भारत के बड़े नगरों की बात की जाए तो आपका दिल्ली शहर यमुना नदी के तट पर, मुंबई आपका समुद्र तट के किनारे, कोलकाता आपका हुगली नदी के किनारे, और चेन्नई आपका समुद्र के किनारे। इसी तरह छोटे शहरों की अगर हम बात करें तो आपका चंबा का शहर आपका रावी नदी के किनारे पर बसा हुआ है। बिलासपुर शहर आपका ये सतलुज नदी के किनारे पर बसा हुआ है। मंडी शहर आपका ब्यास नदी के किनारे पर बसा हुआ है। कुल्लू आपका ब्यास नदी के किनारे पर बसे हुए हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे आपके छोटे शहर जो है, सुजानपुर इत्यादि, या देहरा, गोपीपुर, वो आपके नदी घाटियों के किनारों पर ही बसे हुए हैं। तो बच्चों, इससे हमें ये जानकारी मिलती है कि नदियां जो है वो हमारे लिए जीवन के लिए एक लाइफ लाइन की तरह है, या जीवन रेखा है, जो कि हमारे लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होती हैं। इसके बारे में हम और ज्यादा जानकारी अगले वीडियो में जानेंगे। तब तक अपना कोविड से ख्याल रखिएगा और दिए गए कार्यपत्र को अवश्य पूरा करें।